नमस्कार, मैं पूजा। एससीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है लंग कैंसर और इस बारे में आज हमें सविस्तर मार्गदर्शन करने वाली है डॉक्टर सुप्रिया बाम्बरकर। सबसे पहले मैं डॉक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, फिर आज के चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सुप्रिया बाम्बरकर जी जो है वो एससीजी आईसीएस खूबचंदानी कैंसर सेंटर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपना एमबीबीएस और जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। डॉक्टर सुप्रिया ने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में अपना एमसीएच भी हासिल कर लिया है। ऐसे डॉक्टर सुप्रिया आज हमारे साथ है, उनका स्वागत करते हैं और आज के इस शो की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते पूजा जी, थैंक यू मुझे ये शो पे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय पर, वो विषय है आज का लंग कैंसर। तो मुझे लगता है दर्शकों को सबसे पहले यही जानकारी हम देना चाहेंगे कि लंग कैंसर का मतलब क्या होता है। लंग कैंसर जो होता है ये जो अपने फेफड़े होते हैं वो फेफड़े के कैंसर के बारे में रहता है। इनमें सिर्फ अपना दो फेफड़े का हम आकलन नहीं करते हैं। जो सांस लेने का पाइप रहता है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ट्रकिया या फिर ब्रोंकस बोलते हैं, उसका भी इसमें समावेश किया जाता है। हर इंसान के शरीर में दो फेफड़े रहते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे। जो ब्रीदिंग पाइप रहता है या जो सांस लेने का पाइप होता है वो बीच में रहता है, और जैसे किसी पेड़ की ब्रांचिंग होती है वैसे ही ये पाइप की दोनों फेफड़ों की तरफ ब्रांचिंग हो जाती है। जब भी लंग के कैंसर के बारे में हम बात करते हैं तो ये जो पाइप रहते हैं उसका कैंसर या फिर फेफड़े की जो टिश्यू रहती है उसका कैंसर, ये दोनों का उसमें समावेश किया जाता है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि दो प्रकार से समाविष्ट होता है ये कैंसर, लंग का कैंसर, तो मुझे आगे आपसे ये पूछना है कि लंग कैंसर के कारण, क्योंकि कोई भी बीमारी हम लेते हैं तो सबसे पहले हम उसका कारण जानना चाहते हैं। ये लंग कैंसर के ऐसे कोई कारण होते हैं जिसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी देना जरूरी चाहती हैं? तो जो फेफड़े का कैंसर होता है उसके लिए किसी एक चीज के ऊपर हम निर्भर नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिसका मिलाप होके ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। आपने जो पहले वाले जो आपके यहाँ पे मुंह के कैंसर के और बाकी सब कार्यक्रम हुए हैं उसमें आपने टोबैको के बारे में बात किया हुआ है। तो जब हम फेफड़े के कैंसर के बारे में बात करते हैं ये फिर से हमारा पहले नंबर का कारण हो जाता है। जो टोबैको होता है उसका स्मोकिंग या तो बीड़ी के स्वरूप में या फिर सिगरेट के स्वरूप में, वो स्मोकिंग की वजह से शरीर में काफी सारे हानिकारक चीजें जाती है और ये चीजों की वजह से लंग का कैंसर हो सकता है। दूसरे कारण रहते हैं जैसे आजकल का बढ़ने वाला पोल्यूशन की वजह से काफी सारे हानिकारक जो फ्यूम्स रहते हैं या केमिकल्स होते हैं, इनका हमारे सांस के पाइप में एंट्री हो जाती है, तो उसकी वजह से भी काफी सारे कैंसर होते हैं। अभी कुछ लोग रहते हैं जो कुछ इंडस्ट्रीज में या कारखानों में काम करते हैं, अगर उनका किसी एस्बेस्टॉस या रेडॉन ऐसे केमिकल्स के साथ में संपर्क आ रहा है तो उसकी वजह से भी कैंसर होने का चांसेस रहता है। लास्ट चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों में जो हमारे शरीर के जीन्स होते हैं वो जीन्स का जो डिफेक्ट रहता है उसकी वजह से ये वाला कैंसर बन सकता है। तो ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है लंग के कैंसर होने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने तीन इम्पोर्टेंट कारण बताए और जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण बताया कि तंबाकू ये हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट कारण है फेफड़ों के कैंसर होने का या फिर लंग कैंसर होने का, जिसके बारे में हमने बहुत जानकारी दर्शकों को सविस्तर तरीके से दी है। तो मुझे लगता है आगे जाते हैं हम, क्या निष्क्रिय धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का एक कारण हो सकता है, इस बारे में आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। हम मेडिकल टर्म्स में इसको पैसिव स्मोकिंग या फिर सेकेंड हैंड स्मोक ऐसा बोलते हैं। अगर आप ऐसे किसी इंसान के संपर्क में ज्यादा रहते हो, जैसे कुछ लोग घर में स्मोक करते हैं या फिर ऑफिस में या मीटिंग्स में कुछ लोग स्मोक करते हैं, तो उसके धुएं की वजह से जो उनके संपर्क में आने वाले लोग रहते हैं उनके शरीर में भी ये धुआं समाविष्ट होता है और उनका भी जो एक्सपोजर रहता है कार्सिनोजेंस को, वो स्मोकिंग करने वाले इंसान जितना नहीं बट बिल्कुल ज्यादा रहता है। तो अगर बाकी लोगों का आप कंपेयर करें तो जो लोग ऐसे पैसिव स्मोकिंग के
सानिध्य में आते हैं, उनका कैंसर होने का चांसेस 20 से 30% ज्यादा रहता है। इसका मतलब है ना कि सिर्फ धूम्रपान करने वाले, उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी इस प्रकार का कैंसर हो सकता है। मतलब एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं हम। कारण तो हमने जान लिए, लेकिन इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जिससे भी लंग कैंसर होता है उसको अगर शुरुआती के लक्षण पता चले तो उसके लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि उसको क्या बीमारी है ये समझना। तो क्या बता सकते हैं डॉक्टर आप, शुरुआती के लक्षण या फिर शुरुआती के ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे वो पेशेंट जान सकता है कि हाँ बाबा आगे जाके मुझे लंग कैंसर होने वाला है या फिर मुझे लंग कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल। अगर किसी इंसान को लंग कैंसर के लक्षण शुरू होते हैं तो पहले तो उनको खांसी चालू हो सकती है। काफी बार ये खांसी लंबे समय तक रहती है, सूखी खांसी रहती है जिसमें कुछ बलगम नहीं निकलता। अगर बलगम निकलता है तो बहुत सारे लोगों को बलगम में खून का प्रादुर्भाव भी दिखता है। इसी के साथ में उनको सांस लेने का तकलीफ भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा अंतर भी चलेंगे या फिर ऊपर चढ़ेंगे तो उनको सांस में रुकावट जैसा महसूस हो सकता है। तो ये 3 मेन जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा काफी लोगों में शरीर में कमजोरी लगना या वजन कम होना, ऐसे लक्षण भी दिख सकते हैं। कभी कभी गले के नीचे वाले हिस्से में उनको छोटा गठान जैसा या भराव जैसा लग सकता है। तो ये सारी चीजें भी लंग कैंसर के लक्षण हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज हम देख रहे हैं डॉक्टर कि कोविड की सिचुएशन है या फिर इस पैंडेमिक सिचुएशन में पहले ही लोग बहुत डरे हुए हैं, और जैसे हम जानते हैं कि कोविड का संक्रमण जो है वो बहुत सी बार फेफड़ों में भी हो जाता है। तो क्या बता सकती हैं आप कि लंग कैंसर वाले पेशेंट ये कोविड को कैसे दूर रख सकते हैं, और दूसरी बात, अगर किसी को कोविड हो जाता है तो फिर उनको कैसी सावधानियां बरतनी जरूरी है उन्हें आगे जाके उनके लंग सुरक्षित करने के लिए? क्या मार्गदर्शन? देखिए, जो कोविड रहता है या बाकी सारे जो फेफड़े के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हम न्यूमोनिया वगैरह बोलते हैं, ये सारे इन्फेक्शंस रहते हैं। इनकी जब भी शरीर में शुरुआत होती है तो इनमें पहले गले की खराश जैसे चालू हो सकता है, सर्दी चालू हो सकती है और उसके बाद में खांसी चालू होती है। काफी बार जब भी इन्फेक्शन के लक्षण रहते हैं तो वो उनका जो बढ़ने का जो स्पीड रहता है वो काफी तेजी से रहता है। जैसे तुरंत 2-3 दिन में खांसी का बदलाव सांस लेने का तकलीफ में हो सकता है। साथ में उनको बुखार चालू हो सकता है। अगर आप कैंसर का पेशेंट देखेंगे तो उनमें बुखार काफी कम बार आता है। लेकिन अगर कोविड या दूसरा कोई छाती का इन्फेक्शन रहता है तो उसमें काफी बार बुखार आता है, खांसी होती है। साथ में ही शरीर में जो कमजोरी रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। और काफी बार जो सांस लेने का तकलीफ है उसके साथ में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई इन्फेक्शन का पेशेंट देखेंगे तो उनका सैचुरेशन भी काफी, जैसे 2 से 5 दिनों के बीच में ही सैचुरेशन कम होने को भी चालू हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जो कैंसर के लक्षण होते हैं वो थोड़े धीमे गति से बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ के जैसे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उनका एक स्टेप वाइज ऐसा लक्षण आ सकता है। इन्फेक्शन के लक्षण हमेशा जल्दी आएंगे। अभी अगर किसी पेशेंट को कोविड हो गया है तो काफी बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स उनका सीटी स्कैन करा के लेते हैं। सीटी स्कैन में हम देखते हैं कि उनके जो फेफड़े हैं उसमें कितना प्रादुर्भाव हुआ है, जो हमको सफेद रंग जैसा दिखता है। अगर ये प्रादुर्भाव ज्यादा है तो जो फेफड़े में परमानेंट डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा रहते हैं। कितने कोविड के पेशेंट्स आगे जाके कैंसर में बदलाव होंगे इसके बारे में तो अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये बीमारी अभी पिछले 2 साल में ही आई हुई है, तो इसका कुछ लंबा ऐसा स्टडी हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके का फाइब्रोसिस उनके फेफड़ों में होता है जो हमने सीटी स्कैन में देखा है, ये बिल्कुल जरूरी है कि ऐसे पेशेंट अपने ऊपर काफी ध्यान रखें। अगर उनको कभी भी कोई ऐसा लक्षण लगे कि जिसमें उनका वजन तेजी से कम हो रहा है या फिर उनको खांसी में खून वगैरह आने को चालू हुआ है तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल, उसके आगे जाके कि बहुत सी बार ऐसे होता है कि लंग कैंसर हो गया है तो क्या सावधानियां बरतनी है ये तो हम डॉक्टर से जान लेते हैं, लेकिन अगर किसी को लंग कैंसर से बचाव करना है तो फिर उसे किस प्रकार की सावधानियां बरतनी जरूरी होता है? और दूसरी एक बात डॉक्टर आपसे ये पूछनी है कि अगर लंग कैंसर है ये पता चलता है तो ऐसे कोई स्क्रीनिंग परीक्षण है जिसमें हमें पता चल सकता है कि लंग कैंसर कहाँ तक पहुंचा हुआ है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने पहले वाले जो आपके कार्यक्रम है उसमें भी देखा है, जो टोबैको रहता है
उससे तो हर एक इंसान को दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि जो टोबैको होता है उससे ना कि सिर्फ फेफड़े का लेकिन शरीर के काफी सारे हिस्सों का कैंसर हो सकता है, जैसे मुंह का कैंसर होता है, खाने के पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, ऐसे काफी सारे कैंसर्स टोबैको की वजह से हो सकते हैं। तो जितना हो सके स्मोकिंग जैसी चीजें या टोबैको जैसी जो चीजें होती है उससे तो इंसान को दूर रहना चाहिए। जो लोग पहले से स्मोक कर रहे हैं उन्होंने जितना जल्दी हो सके उसे बंद कर देना चाहिए। ये तो सबसे पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर किसी इंसान को स्मोकिंग का बहुत लंबे समय से आदत है, लत है, तो ऐसे लोगों ने अपने डॉक्टर को उसके बारे में बताना चाहिए। जो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आप बोल रहे हैं, वैसा लो डोज सीटी स्कैन यानी कम मात्रा की सीटी स्कैन करके एक चीज होती है जिसमें सिर्फ फेफड़ों को देखा जाता है। और ऐसा जो लो डोज सीटी स्कैन होता है वो हम उन लोगों को बोलते हैं जिनको स्मोकिंग का हिस्ट्री 15 से 20 साल से ज्यादा है, जो दिन में 2 या 3 पैकेट से ज्यादा सिगरेट लेते हैं, या जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। इसमें उन लोगों का भी समावेश किया जाता है जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ के 15 साल से कम टाइम हुआ है या फिर ज्यादा टाइम हुआ है। तो उनका जो नंबर ऑफ सिगरेट्स का जो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि उनको कितनी बार ये लो डोज सीटी स्कैन करा के लेना चाहिए। और भी काफी सारी खून की, यूरिन की वगैरह जांचें हैं, लेकिन उन जांचों में से इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। जो बेस्ट रिजल्ट मिला है वो हमको ये लो डोज सीटी स्कैन से मिला है। जी, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि धूम्रपान एक वजह हो सकती है लंग कैंसर होने की, या फिर टोबैको एक वजह है लंग कैंसर होने की, उसी प्रकार से जो धूम्रपान नहीं करते हैं, क्या उनमें भी लंग कैंसर पाया जाता है या फिर हो सकता है क्या उन्हें लंग कैंसर? इस बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल, ऐसी भी केसेस हमारे पास है। इसका कारण रहता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जो जीन्स होते हैं इंसान के उनमें डिफेक्ट होने की वजह से ऐसे वाले कैंसर हो सकते हैं। अभी इसमें अगर मैं और ज्यादा आपको बताना चाहूँ तो EGFR करके एक जो जीन रहता है उसका जब भी म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन की वजह से लंग कैंसर बहुत कम उम्र में स्पेशली औरतों में देखा गया है। अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज देखेंगे तो उस भाग में 8 से 10% ये वाला म्यूटेशन पाया गया है। लेकिन जो पूर्व एशियाई भाग है, जैसे जापान, चाइना, ये सारे कंट्रीज है, वहां पे इसका प्रमाण करीबन 40% तक पाया गया है। तो जो हमारा हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है, वहां पे ये वाली म्यूटेशन बहुत ज्यादा तरीके से पाई जाती है, और इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें हमको लंग कैंसर के साथ मिलती है जिन्होंने कभी भी जिंदगी में स्मोक किया नहीं होता है। जी, जिस प्रकार से हमने लक्षण जान लिए, कारण जान लिए कि क्या होता है, अभी आती है वो बात कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट किस प्रकार का किया जाता है। तो अगर यदि किसी व्यक्ति को लंग कैंसर होता है तो उसके ऊपर किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है और शुरुआती की ट्रीटमेंट क्या होती है? जी बिल्कुल। जब भी लंग का कैंसर बनता है तो जैसे मैंने बोला स्क्रीनिंग टेस्ट रहते हैं। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ छोटा दाग फेफड़ों में मिल जाए तो उसके ऊपर आगे जाके और टेस्ट किए जाते हैं। जैसे उस दाग में से एक बायोप्सी ली जा सकती है जिसके ऊपर हमें कंफर्म करना होता है कि इन्फेक्शन की वजह से है या फिर इसमें कैंसर का लक्षण चालू हो गया है। तो बायोप्सी एक चीज होती है जो की जाती है। साथ में ही पूरे बॉडी का स्कैन किया जाता है जिसे पेट स्कैन भी बोलते हैं। तो पेट स्कैन में पूरे शरीर का परीक्षण किया जाता है ये जानने के लिए कि जो बीमारी फेफड़े में चालू हुआ है वो शरीर में और कहीं पे फैला है क्या। इसे हम हमारा स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इस जांच से हमको ये पता चलता है कि जो बीमारी है वो कौन सी स्टेज में है और वो कौन से प्रकार की है, क्योंकि लंग कैंसर के भी 2-3 अलग अलग प्रकार रहते हैं। ये एक बार पता चले और हमको स्टेज पता चले तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं। अभी कैंसर के ट्रीटमेंट जैसे बाकी बीमारियों में रहते हैं वैसे ही लंग के कैंसर में भी होते हैं। ऑपरेशन रहता है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है। लेकिन जो मरीज हमारे पास आया है उसको कौन सा स्टेज का बीमारी है वो हमें पहले देखना होता है। दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि जो बचा हुआ फेफड़ा है उसमें कितनी ताकत है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट सह पाएंगे कि नहीं। तीसरी चीज ये भी होती है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। जिनको ये कैंसर हुआ है उनके शरीर में कितना ताकत है, वो अच्छे से घूमने फिरने वाले इंसान है या फिर कमजोर इंसान है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हमको ट्रीटमेंट का प्लानिंग करना होता है।
जी बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी सभी प्रकार के कैंसर में या सभी प्रकार की बीमारियों में एडवांस उपचार पद्धति बहुत पाई गई है। तो क्या लंग कैंसर में भी एडवांस ऐसी कोई उपचार पद्धति है, जिससे हम ये लंग कैंसर पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? और दूसरी एक बात डॉक्टर आपसे ये पूछनी है, क्या एक पेशेंट को अगर लंग कैंसर होता है, तो क्या वो पूरी तरह से इसमें से बाहर निकल सकता है? इस बारे में क्या बताएँगे? जो नए ट्रीटमेंट्स आए हैं उसके बारे में पहले बताना चाहूँगी। जी, जी। एक जो ट्रीटमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। जब भी हम किसी पेशेंट का लंग का कैंसर देखते हैं तो उसमें से जो हुँ, बायोप्सी होता है उसके हुँ, ऊपर स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। ये हुँ, टेस्ट में हमको ये पता चलता है कि वो बीमारी में कौन से जो रिसेप्टर रहते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स, हुँ, वो पॉजिटिव है। और हुँ, उसके हिसाब से हम उनको जो रिसेप्टर हुँ, रहता है उसके ऊपर काम करने वाली दवाई देते हैं। हम हुँ, मेडिकल टर्म्स में इसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो हुँ, टारगेटेड थेरेपी तो बहुत समय से हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हुँ, अभी जून 2021 में ही और एक नई वाली टारगेटेड थेरेपी आई है हुँ, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। तो हुँ, ऐसे जो टारगेटेड थेरेपी रहते हैं वो हुँ, एडवांस स्टेज की जो बीमारियां रहती है उसमें बहुत अच्छे से काम आते हैं। हुँ, अ, अगर आप बोलेंगे कि पेशेंट का बीमारी पूरा ठीक हो सकता है क्या? तो हुँ, अगर स्टेज बहुत शुरू वाला है या जो हुँ, स्क्रीनिंग का सीटी स्कैन किया है उसमें बीमारी मिला है, तो ऐसे पेशेंट्स का पूरी तरीके से बीमारी निकाल हुँ, सकते हैं। लेकिन अगर स्टेज ज़्यादा है, जैसे बीमारी फेफड़े में बहुत ज़्यादा फैली है, उसके साथ में जो लिम्फ के ग्लैंड्स होते हैं, हुँ, उसमें भी बीमारी है या शरीर के दूसरे किसी हिस्से में पहुँच गई है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमको बीमारी पूरी तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको हुँ, कंट्रोल ज़रूर ला सकते हैं। उनका जो दर्द रहता है उसके लिए रेडिएशन का ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है और जो बीमारी है उसके लिए टारगेटेड थेरेपी या फिर जो कीमोथेरेपी रहती है वो देके हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। जी, बिल्कुल। और एक बात डॉक्टर आपसे ये ज़रूर पूछनी है मुझे कि ये कोविड की सिचुएशन है जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन अगर एक लंग कैंसर का पेशेंट है, तो उसे किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती है? ना कि सिर्फ़ कोविड में, कोविड के अलावा भी उसको कैसी सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती है एक पेशेंट को, क्या बताएँगे आप? तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो मैं अभी बता रही हूँ सावधानियाँ बरतनी हैं, वो सिर्फ़ लंग कैंसर के पेशेंट के लिए नहीं, ये सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए लागू होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब भी आपको पता चले कि ऐसे कुछ लक्षण जो कैंसर की वजह से हो सकते हैं वो आपके शरीर में हो, तो हुँ, आपको तुरंत डॉक्टर को, आपके फैमिली डॉक्टर को या जो भी आपके घर के पास वाले हुँ, लोग हैं उनको बता देना चाहिए। कोई भी हुँ, चीज़ को 1 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा हुँ, छिपाना या अपने अंदर दबा के रखना बिल्कुल ही हुँ, गलत है। क्योंकि हुँ, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, उतना जल्दी आपका डायग्नोसिस होगा और उतना जल्दी हुँ, आपका ट्रीटमेंट भी चालू होगा। हुँ, कोविड की हुँ, वजह से काफ़ी बार ऐसे हो रहा है कि लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हॉस्पिटल जाएँगे या डॉक्टर के पास जाएँगे, तो शायद कोविड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और भी मरीज़ रहते हैं। जी, तो ऐसे जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है, तो जैसे वीडियो कंसल्टेशन रहता है, हुँ, उस चीज़ का हुँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हुँ, उसके द्वारा आप डॉक्टर का ओपिनियन ले सकते हैं। हुँ, हुँ, जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं, अगर आप में कैंसर का प्रादुर्भाव मिला है, तो पहली चीज़ तो होती है कि उससे डरना नहीं है। हमारा हुँ, जो मेडिकल साइंस है, वो अभी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और सब चीज़ों के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हुँ, पहली चीज़ तो डरना नहीं है, जो ट्रीटमेंट आपको ल लेनी है, उसके लिए आपको खंभीर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी मन की पूरी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही आपको आपके शरीर की ताकत का भी ध्यान रखना होता है। हुँ, आपको हाई प्रोटीन खाना लेना होता है ताकि आपके हुँ, शरीर में ताकत अच्छा रहे, आपका वज़न जो है वो अच्छे से मेंटेन रहे। साथ हुँ, में ही हाइड्रेशन अच्छे से लेना होता है क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं वो आपके पूरी शरीर पे काम कर रहा होता है। तो उस हुँ, अ, वक़्त में आपका शरीर जो है वो मज़बूत होना चाहिए। तो डाइट हुँ, पे अच्छे से ध्यान रखना है, हाइड्रेशन यानी पानी बहुत सारा पीना है, ये 2 चीज़ें उनको देखनी है। जितना हो सके जो आपके सगे हैं, जो आपको मिलना चाहे कि नहीं हुँ, कैंसर हो गया है तो हमको जाके मिलना है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा उनको पहले ही बोल के रखिएगा कि जितना हो सके उतना जो बहुत सारे लोगों से संपर्क है वो कम कर लीजिएगा। क्योंकि जो बाहर से लोग आपको मिलने आएँगे, वो शायद आपके लिए एक इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं। जब भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपके शरीर की जो प्रतिकार शक्ति रहती है, वो बहुत कम होती है। तो उस टाइम पे आपको कोविड जैसा या बाकी दूसरा कोई भी जो इन्फेक्शन होता है, वो होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितना हो सके आप विज़िटर्स को मत लीजिएगा, उनसे दूर ही रहिएगा। खुद के शरीर का, खाने-पीने का ध्यान रखिएगा और जो आपका मनोबल है, वो हमेशा पॉज़िटिव रखिए कि जो भी ट्रीटमेंट है, वो आपको काम करने वाला है।
जी, जैसे कि हमने बहुत बार सुना है या हमारे दर्शकों ने या पेशेंट ने भी बहुत बार सुना होगा कि कैंसर एक ऐसे कहा जाता है कि ये जेनेटिक होता है। तो क्या ये हाँ, लंग कैंसर भी इस प्रकार का होता है? लंग कैंसर भी क्या जेनेटिक हो सकता है? इस बारे में क्या बताएँगे? जी बिल्कुल, कुछ लंग कैंसर्स हमने ऐसे देखे हैं जिसमें जेनेटिक प्रादुर्भाव जो होता है वो मिला है। जैसे अगर किसी इंसान के पिताजी में या चाचा जी में लंग कैंसर मिला हो, तो ऐसे हुँ, इंसान को बहुत ज़्यादा खुद की सेहत की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे हुँ, इंसान ने जो धूम्रपान और टोबैको है, उससे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। हुँ, और अगर हुँ, घर में किसी को कैंसर हो चुका है, तो आपको आपके शरीर पे ध्यान रखें, कभी भी हुँ। आपको थोड़ा भी कोई भी लक्षण दिखे, तो तुरंत उसके लिए मेडिकल हेल्प लेनी है। जी, बिल्कुल। ऐसी बहुत सी बार होता है कि कैंसर जभी पता चलता है तभी उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मेरे लिए अभी हाई रिस्क कैंसर है या नहीं है। तो ये हाई रिस्क कैंसर इसका मतलब क्या होता है? और लंग कैंसर में ऐसा कभी पता चलता है हमें? इस बारे में क्या बताएँगे डॉक्टर? अ, जैसे मैंने बोला लंग कैंसर के लिए सबसे जो बड़ा कारण है वो होता है स्मोकिंग। हुँ, जो स्मोकिंग रहता है वो सिर्फ आपको कैंसर ही नहीं देता है, वो आपके फेफड़े पे लंबे समय तक काम करता रहता है और उसकी हुँ, वजह से काफ़ी बार जो अपने फेफड़े की पेशियाँ होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। हुँ, काफ़ी बार आपने बीमारियों का नाम सुना होगा जैसे बोलते हैं हुँ। कि सीओपीडी हो गया है या इंटरस्टिशियल लंग जी। डिसीज़ हो गया है। तो ये जो बीमारियाँ रहती है, इसमें जो हुँ, आपके फेफड़े की पेशियाँ रहती है, वो बहुत कमज़ोर रहती है और हुँ, ऐसे लोगों में हाई रिस्क कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हुँ, जब भी हम ट्रीटमेंट के लिए भी ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं, हुँ, तभी हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो जैसे मैंने पहले भी बोला, जो बचा हुआ फेफड़ा रहेगा ट्रीटमेंट के हुँ, बाद में, उसमें हुँ, शरीर का ऑक्सीजनेशन का भार लेने में कितनी ताकत रहेगी। तो वो सब हुँ। चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं जिनमें पहले से ही फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, उनमें ट्रीटमेंट और भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, एक बार अगर लंग कैंसर के पेशेंट ने ट्रीटमेंट अपनी कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद उसका फ़ॉलो-अप किस प्रकार का होता है? या फिर उसको फ़ॉलो-अप के लिए कितनी बार आना पड़ता है डॉक्टर के पास फिर से एक बार? जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, तो जो हुँ, ट्रीटमेंट का लास्ट डे रहता है, उसके हिसाब से हम अगले 3 महीने में ऐसा पेशेंट को बुलाते हैं। तो हर 3 महीने में उनको हॉस्पिटल आना होता है, पहले 1 साल के लिए। उसके हुँ, बाद में ये जो समय रहता है, वो थोड़ा बढ़ा के 6 महीने का किया जाता है। हुँ, जभी भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो आपका जो शरीर का तपास रहता है, वो डॉक्टर की तरफ से होगा, जिसमें आपका हुँ, छाती, गला और बाकी पेट वगैरह बाकी के जो शरीर के हिस्से हैं, वो सारे चेक किए जाएँगे। हुँ, साथ में ही वो आपको काफ़ी बार छाती का एक्स-रे करने के लिए बोलेंगे। हुँ, जो एक्स-रे होता है वो तो हर विज़िट में होता है। जो हुँ, अ, बड़े वाले टेस्ट रहते हैं जैसे सीटी स्कैन या पेट स्कैन होता है, वो हुँ, ट्रीटमेंट खत्म होने के 6 महीने बाद में या 1 साल के बाद में पेशेंट का जो पहला बीमारी का स्टेज है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हुँ, कितना जल्दी उनका पेट स्कैन या सीटी स्कैन करना है। हुँ, लेकिन हुँ। जो स्कैन होते हैं, वो हर 3 महीने में नहीं होते हैं। वो या तो 6 हुँ। महीने में 1 बार या साल में 1 बार ही किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान एक लंग कैंसर के पेशेंट को कितनी सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी होती है? इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? ट्रीटमेंट के दौरान जैसे मैंने पहले बोला, हर पेशेंट को ये ध्यान तो रखना ही है कि उनका सेहत अच्छा रहे, उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। हुँ, इसके साथ में ही जो लंग की ताकत होती है, वो बढ़ाने के लिए कुछ फिज़ियोथेरेपीज़ रहते हैं, हुँ, उसका भी हम समावेश करते हैं। उनको थोड़े हुँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ सिखाए जाते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम स्पायरोमीटर बोलते हैं, वो भी दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बचा हुआ शरीर का फेफड़ा रहता है, उसकी ताकत बढ़ाई जाती है और उसका जो ऑक्सीजनेशन का जो सिस्टम है, वो इम्प्रूव किया जाता है। जी, बिल्कुल डॉक्टर। आज आपने लंग कैंसर के बारे में बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। ज़रूर आप हमें लाइव कमेंट कीजिए, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको इनमें ट्रैवल की ये पहल पसंद आती है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी वजह से आप हमारा ये लाइव कार्यक्रम नहीं देख पाते, तो फिर से एक बार हमारे इनमें ट्रैवल के फेसबुक पेज पे या फिर हमारे इनमें ट्रैवल के यूट्यूब चैनल पे आप इस कार्यक्रम को फिर से एक बार देख सकते हैं और आप इनमें ट्रैवल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक शेयर जो है वो इस महत्वपूर्ण जानकारी से, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से किसी कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी ज़रूर बचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं पूजा। एचसीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनःपूर्वक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा विषय है हेड नेक कैंसर के बारे में आज हम थोड़ी सविस्तर जानकारी लेने वाले हैं और इस बारे में आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव।
सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि 27 को, गए हुए 27 को हेड नेक कैंसर डे था, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में या इसमें जो है वो हेड नेक कैंसर जो है वो बहुत फैला हुआ है। तो आज इसी बारे में आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ और फिर हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी है, वो सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्हें इस क्षेत्र का 40 साल का बहुत गहरा ऐसा अनुभव भी रह चुका है। डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं और आज के विषय की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्याम जी, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद पूजा जी, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आप सबसे कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। धन्यवाद जी बिल्कुल। जैसे मैंने शुरू में कहा डॉक्टर की 27 को हमने हेड नेक कैंसर डे था, तो इसी से लेकर आज मुझे आपसे थोड़ी सविस्तर जानकारी चाहिए कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेड नेक कैंसर हमारी बिरादरी में बहुत फैला हुआ है और बहुत ज्यादा है ये हेड नेक कैंसर के जो केसेस है वो। सबसे पहले मैं ये जानना जरूरी चाहती हूँ और दर्शकों को ये बताना जरूरी चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा क्यों है, हमारी बिरादरी में हेड नेक कैंसर जो है वो इतना फैला हुआ क्यों है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पिछले 27 तारीख को हम सभी ने हेड एंड नेक कैंसर डे मनाया था। ये मेरे ख्याल में हमारे देश के लिए और हम पूरे जो क्षेत्र है जिसको हम एशियन रीजन कहते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि हमारे ही जो क्षेत्र है उसमें जो मुंह और गले के कैंसर से वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे ये करीब करीब 1/3 कैंसर जो हम देखते हैं वो मुंह और गले के कैंसर होते हैं। उसमें मुख्यतः पुरुष हैं जिनमें कि अधिकांशतः ये देखा गया है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होते हैं और आपने जैसा कहा कि इसके विषय में थोड़ा बताइए कि मैं आगे थोड़ा सा विस्तार में आपको ये बताऊंगा। लेकिन ये कैंसर ऐसे हैं जिनको कि बचाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा। ये हमारी कुछ आदतें इस तरह की हैं जिसमें कि ये कैंसर कुछ ज़्यादा होते हैं और इसलिए ये बड़ा महत्व हो जाता है कि हम इस तरह के कैंसर डे जिसको कहते हैं हेड एंड नेक कैंसर डे, इसके बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करें, लोगों से बात करें। और जैसा कि ये माध्यम है, आपने जो माध्यम लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जैसे करीब करीब बहुत सारे दर्शक हैं और जिनको कहने चाहिए सारे दर्शक इन माध्यम का उपयोग करते हैं और अगर इससे वो कुछ सीख ले सकते हैं ये सबसे अच्छी बात रहेगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हमारे जो मीडिया का माध्यम है जिसके थ्रू के लोग देख रहे हैं और कुछ समझ सके इसके बारे में कि किस तरह से इन चीज़ों को कम किया जा सके, किस तरह से हम अधिक स्वस्थ रह सकें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये कैंसर डे बहुत आवश्यक है और हम इस माध्यम से लोगों को एक तरह से शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे ये कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर अभी आपने कहा कि हेड नेक कैंसर के जो केसेस है वो पुरुषों में ज्यादातर पाए जाते हैं, तो इसका कारण तो मुझे जानना है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना बहुत जरूरी लगता है, क्या हम हेड नेक कैंसर को रोक सकते हैं या रोकना संभव है हेड नेक कैंसर को? इसके बारे में दर्शकों को क्या जानकारी? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये प्रश्न इस तरह से लिया है इसको। हमारे जो सबसे अधिक कैंसर होते हैं जिसमें 3 प्रकार के खास तौर पर कैंसर हैं। एक तो जो है कि मुंह और गले का कैंसर जिसे हेड एंड नेक कैंसर कहते हैं, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको कहा करीब 1/3 कैंसर जो हम देखते हैं उसमें वो जो है मुंह और गले के कैंसर होते हैं। दूसरे और कैंसर हैं जैसे कि गर्भाशय मुख का कैंसर जिसे हम कैंसर सर्विक्स कहते हैं। तीसरा है स्तन कैंसर जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा, ये 3 महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले कैंसर है वो होते हैं कैंसर। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे देश में यही कैंसर है जो कि हम ज़्यादातर जो उन्नत अवस्था यानी जिसको हम एडवांस स्टेज कहते हैं उसमें देखे जाते हैं। और अगर आप इन दोनों कैंसर, तीनों कैंसर के बारे में बात करें तो सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इनको बहुत जल्दी पहचान सकते हैं, कम अवस्था में जिसको अर्ली स्टेज में कहते हैं, हम इनको पहचान सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। इसका कारण है कि पॉसिबली हमारी जो जनता है थोड़ी अनभिज्ञ है इनके विषयों के मामले में। इसलिए हमारा बहुत उपयोगी कर्तव्य है जो कि आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि कैसे इनको जागरूक कराया जाए।
जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये बहुत अच्छा माध्यम है कि दर्शकों को जागरूक करना या फिर जो कोई कैंसर पेशेंट इन्हें देख रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर कोई ज़रूरतमंद मार्गदर्शन मिल सकता है। तो मुझे आगे आपसे यही सवाल पूछना है कि जैसे कि हमने जाना कि पुरुषों में इसका जो कारण है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली में ये कारण क्या है पुरुषों में ज़्यादातर हेड नेक कैंसर दिखने का? इस बारे में भी मुझे लगता है दर्शकों को मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा मार्गदर्शन इस बारे में। जरूर जरूर, जैसे आपने कहा, जैसे पिछला प्रश्न और ये दोनों प्रश्न एक साथ ही इनको ले सकते हैं अपन, जी, जी, कि बिल्कुल। पुरुषों में अधिक क्यों होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए कि हमारे देश में अगर हम मुंह और गले के कैंसर के बारे में कहते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है तंबाकू का, कि लोग जी, तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं। और हमारे देश में कई जगह तो इवन जिस तरह से सुबह सुबह उठ करके लोग दांतों को मंजन करते हैं, तो उसमें भी कई बार ये मिश्री या इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत समय से, ये पहले से हमको पता है कि जो स्टडीज हुई हैं कि ये जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, इसमें तंबाकू का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अगर हम तंबाकू का उपयोग कम कर दें या तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें, तो संभव है कि ये कैंसर भी बहुत कम हो जाएंगे। और यही एक बड़ी चीज है। जहां तक पुरुषों का सवाल है, आप ये देखेंगे कि महिलाओं में कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ की वो भी तंबाकू का उपयोग करते हैं, इधर जैसे कि तंबाकू को गुटखे के रूप में उपयोग करते हैं मुंह में रखने के लिए, कुछ लोग जो है सिगरेट या बीड़ी पीने के उसमें करते हैं। तो पुरुषों में ये जो व्यसन है वो सबसे ज्यादा होता है। पुरुष जो है, कभी भी जैसे गांव में देखते हैं तो चौपाल हुआ करती है, वहां बैठते हैं तो सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ में तंबाकू घिस करके एक दूसरे को देते हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें बचपन से ही आदत डाली जाती है। और कई सालों तक लोग तंबाकू उपयोग करते हैं। कुछ एक लोगों को तो ऐसा देखा गया है कि रात को सोते समय भी वो तंबाकू का एक कोई, जिसको गुटखा कहते हैं, वो मुंह में रखते हैं और उसी को रख करके सो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मुंह के अंदर ये तंबाकू बार बार इरिटेट करती रहती है, और ये भी एक कारण हो सकता है कि इसमें मुंह और गले के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। और महिलाओं में ये कम होती है। और जैसा कि मैंने एक बार पिछली बार आपको कहा था कि अभी हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं में भी ये आदत थोड़ी शुमार हो रही है, खासतौर पे जिसको कहते हैं स्मोकिंग के साथ में, यानी कि सिगरेट का साथ। तो ये रोकना चाहिए। अगर हम ये तंबाकू को बचा सकते हैं तो ये हेड एंड नेक कैंसर और जो मुंह और गले के कैंसर उनको भी काफी मात्रा में बचा सकते हैं। तो दरअसल देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पिछले कहा, ये 3 कैंसर है जिसको हम बहुत अर्ली अवस्था में पकड़ सकते हैं, पूरी अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं, चाहे वो हेड एंड नेक कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर। अगर इनको प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा तो ये एकदम ठीक हो जाते हैं और सामान्यतः अपने जगह पे वो काम कर सकते हैं। तो इनका प्रिवेंशन, जो आपने कहा कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं, उसका सबसे वो बड़ा कारण है कि अगर हम तंबाकू का उपयोग बंद कर दें, बहुत बड़ा कारण हुआ। इसमें बहुत सारे जो जानें बच सकती हैं। दूसरा हमारे यहाँ एक और बड़ा कारण है, वो है ओरल हाइजीन का, कि कई बार ये होता है कि लोग बाग पूरी तरह से अपने ओरल हाइजीन बराबर नहीं रखते हैं। फिर अगर किसी के दांत बहुत शार्प हैं, अच्छी तरह से उनको डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं, दांत के डॉक्टर को जाना चाहिए। कई बार दांत के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब तक कि हम ये एक, जिसको कहते हैं, स्वस्थ आदत ना डालें, है ना, हेल्दी हैबिट्स ना डालें, तो ये तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए तंबाकू या ऐसे कोई भी व्यसन है जिनको कि मुंह और गले में रख करके इनका उपयोग किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिसको कि हम कहते हैं कि स्वस्थ व्यसन, स्वस्थ रखना अपने शरीर को अति आवश्यक है। और ओरल हाइजीन वो भी एक बड़ी आवश्यक चीज है जिसको कि होना चाहिए। किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर दांत में या मुंह और गले के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक तरह से कहीं ना कहीं किसी भी डॉक्टर को दिखा करके सही करना चाहिए। तो इनसे बचाव तो बड़े आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने जाना कि एशियन कंट्रीज़ में है, हम सब जानते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में हेड नेक कैंसर की जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा है तुलना में दूसरों देशों की बराबरी करने जाए तो। तो मुझे आपसे अगला सवाल यही पूछना है, अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर बात की जाए, तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या रेडियोथेरेपी हो या केमोथेरेपी हो, इसके इलाज के लिए काफ़ी है या फिर सर्जरी कंपल्सरी होती है इसके ट्रीटमेंट में?
पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि एक ही डॉक्टर देखते थे और जिनके पास जाएँ उस तरह से करते हैं। आज की तारीख में क्या होता है कि कैंसर में हमेशा ये जिसको हम कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, तो इसके अंदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्को तीनों साथ में बैठ कर के इसके बारे में विषय में चर्चा करते हैं और इसके लिए मरीज़ के लिए क्या सही है, उसका उपयोग करते हैं। अगर समझिए किसी के ज़बान पे कैंसर है, जीभ के ऊपर कैंसर है, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बहुत छोटा है, इसको हम अगर मान लीजिए ऑपरेशन से काट के निकाल सकते हैं, फिर बाद में अगर आवश्यक हुआ तो रेडियोथेरेपी दे सकते हैं और आवश्यक हुआ तो कीमोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये सब जो साथ में बैठ कर के होता है और ये जो है बहुत पहले समय से जो इलाज हुए हैं, उनसे ही पता लगता है कि कौन सा इलाज सबसे अच्छा रहेगा। कई बार ये होता है कि शायद एक ही इलाज काफ़ी पूर्ण होता है, आवश्यक नहीं होता है। छोटी बीमारी हो, खाली ऑपरेशन किया, बहुत ही छोटा ट्यूमर है, 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर था, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कि इसकी दुर्भावना हो कि ये दोबारा हो सकता है, तो ऑपरेशन के अलावा इसकी आवश्यकता नहीं होती। कई बार बहुत छोटा होता है, वहाँ रेडियोथेरेपी है, जैसे कि रेडिएशन और ब्रेकीथेरेपी और एक्सरे रेडिएशन देकर के पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अगर आसपास की गांठों में फैला गया है तो उसके साथ में कीमोथेरेपी भी जरूरत होती है। तो ये आजकल क्या होता है कि ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बैठ करके साथ में विचार करते हैं कि कौन सा इलाज इस मरीज के लिए सबसे अच्छा होगा। इसमें बहुत आवश्यक 2-3 चीजों को देखा जाता है कि जो भी इलाज कर रहे हैं उससे मरीज के अंदर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आज नहीं अगले समय तक, है ना, जब तक जीवन है, जब तक वो वापस समाज में जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो दोबारा अपना काम कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कि सर्जरी की आवश्यकता होती है, जहाँ आवश्यक है वहाँ कर लेना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक जो है ये आपके मरीज की जान बचाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भी इलाज समझाया जाता है वो किसी न किसी, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि इसके हमारे पास तथ्य हैं ये कहने के लिए कि ये इस मरीज के लिए सबसे अच्छा इलाज है। तो जो भी आवश्यक होगा वो होता है कि जैसा भी हो, सर्जरी की आवश्यकता हो तो सर्जरी जरूरत है, कभी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, कभी कीमोथेरेपी पहले देते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं पर हमारे पास इसका डेटा है, ये तथ्य है और उसके अनुसार इसको निश्चित किया जाता है। तो जरूरत होगी वो डॉक्टर बताता है कि भाई आपके लिए बहुत आवश्यक, उससे भागना नहीं चाहिए, वो हमेशा मरीज के लिए अच्छे के लिए ही होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर सबसे पहले हमने जाना कि ये हेड नेक कैंसर जो है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। तो एक तंबाकू तो ये महत्वपूर्ण कारण है या इम्पोर्टेंट कारण है ये हेड नेक कैंसर का पुरुषों में ज़्यादा होने का। लेकिन क्या सिर्फ एकमात्र तंबाकू ही कारण है या और कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं पुरुषों में हेड नेक कैंसर ज़्यादा पाने के? और दूसरी बात आपसे ये पूछनी है कि और ऐसे कौन से कैंसर हैं जो पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं? हाँ, एक जो मैंने कहा कि एक तो तंबाकू एक तो बहुत बड़ा कारण है जिसको कि एक तरह से पूरी तरह से सिद्ध किया जा चुका है कि तंबाकू सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि ओरल हाइजीन में कई चीजें होती है, जैसे कि जैसे किसी के दांत में शार्प दांत हों और नुकीले हों तो वो बार बार वहाँ इरिटेट कर रहे होते हैं। कभी कभी लोग जैसे कि कहा जाता है कि सुबह सुबह ब्रश करना चाहिए, जीभ को साफ करना चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं खाना खाने के बाद। और सामान्यतः ये होता है कि लोग सोकर उठते हैं तो उसमें तो दांतों को साफ करना चाहिए, मुंह को साफ करना चाहिए, खासतौर पर जब यह रात को सोते टाइम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए दांतों के बीच में खाना जमा रहता है तो उससे दांत खराब होते हैं और वो बाद में चाहे जवान हो चाहे वो बकल मिकोजा जिसको कहते हैं, या कहीं ना कहीं वो इरिटेट करते रहते हैं। तो ये बड़ा मुख्य कारण है। कुछ एक कैंसर में ये भी माना जाता है कि शायद कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, जैसे कि कुछ लोगों ने तंबाकू कभी खाई नहीं, किसी ने कभी स्मोकिंग नहीं किया, बट उनको भी कुछ तरह के कैंसर हो जाते हैं। तो इसके बारे में बहुत अधिक पता नहीं है, बट इसको मान के चलते हैं कि शायद उनके अंदर जेनेटिक इस तरह की चीजें रही हों जिनसे कि ये इस तरह के कैंसर होते हैं। और पुरुषों में ज्यादा होता है क्योंकि पुरुष ही मेरे ख्याल है ये इस तरह के व्यसन ज्यादा करते हैं बनस्पत महिलाओं के। तो यही एक मेजर कारण है कि इनमें ज्यादा हुआ करता है पुरुषों में ये। जी बिल्कुल, और जैसे मैंने पूछा कि और ऐसा कौन सा कैंसर है जो पुरुषों में आमतौर पर ज़्यादा पाए जाते हैं?
हाँ, जो देखिए, एक तो जो पुरुष और महिलाओं में कुछ एक अंगों का अंतर होता है, जैसे कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो वो महिलाओं में नहीं होता है, प्रोस्टेट की ग्रंथि जो है, तो पुरुषों में वो भी ज़्यादा होता है। अच्छा, पुरुषों में अगर हम कैंसर देते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर के अलावा जैसे ईसोफेगस का, खाने की नली का कैंसर है, वो भी काफ़ी मात्रा में देखा गया है इसमें। और जो मुख्यतः जो है, जो कि गली के अंदर जो नली, खाने की नली के जो अंतिम भाग है, इसको गुदा कहते हैं, वहाँ के कैंसर भी ज़्यादा देखे गए हैं। इस तरह के स्टमक कैंसर भी थोड़ा सा पुरुषों में ज़्यादा होता है। लंग कैंसर पुरुषों में ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि पश्चिमी देशों में जो है स्मोकिंग की हैबिट कम हो रही है, पुरुषों में, महिलाओं में बढ़ रही है, तो इनमें भी इस तरह के कैंसर होते हैं। तो जो काफी कुछ तो अंग से स्थित है, जो कि पुरुषों में है, महिलाओं के कंपैरिजन में अलग होते हैं। अन्यथा बाकी जो कैंसर आप देखते हैं वो करीब करीब बराबर रहते हैं, दोनों में, महिलाओं में और पुरुषों में। जी। ट्रीटमेंट के बाद जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, उसके बारे में आप क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं डॉक्टर? हाँ, इसमें बहुत आवश्यक एक चीज है कि आदमी ये सोच करके चले कि देखिए, अगर हेड एंड नेक कैंसर है तो उसमें कहीं ना कहीं अंग को काटा जाता है, अगर हम सर्जिकल देखें, यानी कि अगर शल्य चिकित्सा की बात करते हैं। अब एक उदाहरण लीजिए, किसी को अगर जबड़े का कैंसर हो गया है, तो अगर बहुत छोटी अवस्था में है तो उसको काटा जाएगा। जब काटेंगे तो थोड़ा सा मुंह में टेढ़ापन आ जाएगा। अगर किसी को गाल का कैंसर है तो उस गाल के हिस्से को निकाल करके अपने शरीर के दूसरे अंग की चमड़ी वो वहां लगाई जाती है, तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो जब आप कॉस्मेटिक चेंज देखते हैं, और मुख्यतः अगर आप देख रहे हैं जहां कर की ऑपरेशन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज अवश्य होता है। तो कॉस्मेटिक चेंज के पहले से ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आजकल बहुत अच्छी उन्नति हुई है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन जो हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन जी को कह सकते हैं, बहुत अच्छी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। एक जमाने में ये संभव नहीं था कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, इसको काट करके वो मुंह टेढ़ा ही हो जाता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, चाहे हमारे कोई हड्डी हो, जैसे कि मान लीजिए जबड़ा निकाल लिया है, जबड़े की हड्डी निकाल ली गई है, तो अपनी जो पसली होती है उसमें से वो लेकर के हड्डी वहां लगा देते हैं। और आजकल तो 3D रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, तो इनको देख करके आपका मुंह काफी कुछ ठीक मात्रा में किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जहां पहले गठान थी, पहले जहां कैंसर था, उसको जब काटते हैं तो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन के अनुसार थोड़ा सा बदलाव अवश्य आता है, लेकिन वो ध्यान में रखने की चीज है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को ये पहले से पता हो कि हमारे चेहरे में थोड़ी सी विकृति आएगी, तो वो उसके लिए तैयार रहती है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये विकृति ठीक है, जान तो बची। सबसे ज्यादा उपयोगी चीज ये है कि जब हम रहेंगे तो ही आगे काम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने इलाज नहीं कराया और आप सुंदर दिखते रहे, तो कोई फायदा नहीं है उसका ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत विकृति जो है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो बुरा नहीं है। इसके साथ में दूसरी चीज बहुत आवश्यक है। आजकल हम कई बार देखते हैं कि ये जो विकृति होती है वो आदमी को बुरा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि जो देखने वाला है वो उसको बड़ी हे दृष्टि से देखता है कि अरे इसका मुंह टेढ़ा दिख रहा है। तो समाज में ये बदलाव आना आवश्यक है कि अगर उनको ये पता है कि इसको कैंसर था, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, या नाक टेढ़ी हो गई, या सिर का कुछ हिस्सा है जो टेढ़ा दिख रहा है, तो समाज को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम ये मनुष्य जो हमारे साथ है वो आया है उस और उपयोगी है, और उसके साथ पूरा काम करना चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों पहले से कुछ एक आजकल तो व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा कॉमन है, वीडियो भी देख रहा हूँ, इसमें काफ़ी कुछ हद तक ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिसमें कुछ विकृति होती है, कुछ महिलाओं को एसिड फेंका जाता है लेकिन चेहरा बिगड़ जाता है, वो पूरी समाज में आ रही हैं वो महिलाएं, और लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये कैंसर के साथ भी यही होना चाहिए लोगों को, कि सोचें कि अगर मान लीजिए कोई विकृति है और अगर कुछ दिख रहा है कि चेहरे में उतना स्वाभाविक नहीं दिख रहा है, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये हमारे समाज के साथ भी आवश्यक है। जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि जो विकृति है उसे स्वीकार करें और अपने काम में आगे बढ़े, तो मुझे यही पूछना है, बहुत से लोग होते हैं वो विकृति देखकर घर पे बैठ जाते हैं या डर जाते हैं उसे देखकर, तो ना डरे, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को? इस बारे में क्या, या फिर वो रोजमर्रा के काम अपने कर सकते हैं इसके बाद, इस बारे में क्या बताएंगे आप?
बिल्कुल बिल्कुल, वो रोजमर्रा का काम कर सकते हैं। देखिए, कैंसर का इलाज एक थोड़े समय का बात है, कभी कभी ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का इलाज होगा बहुत से बहुत। ये जैसे मान लीजिए अगर तीनों विधाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, तो 3-4 महीने में आदमी वापस समाज में जा सकता है। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ सभी से कि अपने मन को आप दुरुस्त रखिए, अपने मन को आप तंदुरुस्त रखिए, अपने मन को आप, जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से स्ट्रांग रखिएगा। अगर आपने अपने अंदर ये सोच के रखा हुआ है कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ है यहाँ पर, तो वो पूरा करना चाहिए। हम लोग जो भी यहाँ आए हैं, ये किसी न किसी कर्तव्य के लिए आए हैं, और उस कर्तव्य को निभाना हमारा कर्तव्य है कि उसको हम पूरा करें। तो अगर विकृति है, ये तो बाहर की विकृति है, अंदर की तो विकृति नहीं है। मन के अंदर तो कोई विकृति है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई समाज में आपको देख के हंस भी देता है कि अरे टेढ़ा चेहरा दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे तो काम ये करना है, तो ये घर में बैठना एक अच्छी बात नहीं है। कि आदमी को अपने जो सामान्य काम है वो बहुत जरूरी होना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद ही सो कॉल्ड डिप्रेशन में रहते हैं तो वो बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। आपका इलाज हुआ है, आप पूरी तरह से ठीक है, आप दोबारा जाइएगा और आपको वहां पर समाज में वापस जाइएगा, और ये समाज आपको स्वीकार करेगी। आप जब अपने कार्य में निपुण और सक्षम रहेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई भी मरीज है जिसको कि कैंसर का इलाज हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, पूरा इलाज लिया है उन्होंने, अब वो वापस अपने घर का जितना काम है वो करें, बाहर जाएं, समाज में पूरी तरह से जो भी कार्य के लिए वो हैं करें। और जो लोगों ने उनको जॉब दिया है, अगर वो मान लो किसी जगह काम कर रहे हैं और उनके जो मालिक हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये पूरी तरह से सक्षम है और काम कार्य कर सकता है, और उसको वही काम करना चाहिए जो कोई वो पहले कर रहा था। साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसी व्याधि हो सकती है कि जिसमें कि वो जो जिसको कहते हैं बहुत मेहनत वाला काम ना करें, तो उसमें डॉक्टर इनको एक सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं कि इनको कुछ इस तरह का काम दिया जाए जिसमें कि बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे इस तरह का। बट हमेशा ये आवश्यक नहीं होता है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि अगर वो आदमी अंदर से स्वस्थ है तो वो तरह से पूरा काम कर सकता है अपना, उसको कभी उसको घर में नहीं बैठना चाहिए, ना ही उसको समाज से किसी से डरना चाहिए, और वो पूरी तरह से काम कर सकता है। मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ, अगर मान लीजिए अगर पैदा होते किसी का एक हाथ में परेशानी है, लेकिन वो पूरा जीवन दूसरे हाथ से कर सकता है। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके दोनों पैर टूट जाते हैं, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं जो कि दुनिया में एक उदाहरण बन जाता है। तो ये सारे मरीजों को एक उदाहरण बन के काम करना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं है कि मैं घर में बैठूं या मुझे दो लोग क्या कह रहे हैं। आप अपना पूरा काम कीजिए और समाज आपको पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मत नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल, बहुत सी बार आपसे भी पूछा जाता होगा डॉक्टर, क्या ये कैंसर जो होता है, हेड नेक कैंसर, क्या वो जेनेटिक होता है? और दूसरी एक बात, ट्रीटमेंट के बाद, मतलब एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अभी हम इससे बिल्कुल ठीक हो गए, अभी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ट्रीटमेंट के बाद भी उन लोगों को अपना ख्याल रखने की कैसी जरूरत होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल, अपना ख्याल तो रखना बहुत जरूरी। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी कैंसर के डॉक्टर होते हैं, वो पहले जब भी कैंसर का इलाज या टीम जो है कैंसर का इलाज करने के बाद वो हमेशा कहते हैं कि आप फॉलो अप पे आइए। उसका कारण ये होता है कि जब हेड एंड नेक कैंसर को हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो कुछ एक थोड़ी सी संभावना होती है, चाहे वो अर्ली स्टेज में हो या लेट स्टेज में हो, कि दोबारा बीमारी हो सकती है। इसलिए उनको रेगुलर फॉलोअप के लिए जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शुरू में 2-3 महीने के इंटरवल से पहले 1-2 साल तक बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे ये इंटरवल बढ़ा करके 6 महीने बुलाते हैं, 1-2-3 साल तक, फिर साल में एक बार बुलाएंगे, फिर 3-4 साल में एक बार बुलाएंगे। तो जाकर के देखना चाहिए। उसका कारण ये है कि फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी मरीज हैं, अगर मान लीजिए दोबारा बीमारी अगर होती भी है, जिसकी संभावना कम है लेकिन अगर होती भी है, तो इसका इलाज पुनः उसी तरह से हो सकता है जैसे कि पहले हुआ था, और वो दोबारा समाज में वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज को अवॉइड किया जाए, इस चीज को बराबर ना करें, तो वो कई बार मरीज फिर दोबारा ऐसी स्टेज में आता है कि जिसका कि इलाज संभव नहीं होता, और इससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। इलाज पूरा हो गया है, इसके बाद डॉक्टर आपको बुलाएंगे। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर बाय द वे वो भूल भी जाते हैं, नहीं बुलाते, तो भी मरीज को खुद जाना चाहिए, एक बार अपनी जांच करा लेना चाहिए।
तो ये फॉलो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ तक ये जेनेटिक का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में भी बहुत जानकारी नहीं है हमारे पास कि वाकई ये जेनेटिक होता है कि अनुवांशिक जिसको कहते हैं कि एक से दूसरे में लगना, दूसरे से तीसरे अपने जैसे माता पिता से बच्चों में होना, इसकी कोई जानकारी तो है नहीं हेड एंड नेक कैंसर में। लेकिन सिर्फ इसमें यही हो सकता है कि कुछ एक लोगों में कोई व्यसन ना होते हुए भी किस तरह के कैंसर होते हैं, तो शायद कुछ और कारण हो सकता है, इसमें कुछ जीन्स में अल्टरेशन हो सकते हैं। इसके बारे में बहुत अभी शोध चल रहा है, लेकिन कोई बहुत ही कंक्लूसिव नहीं है। तो एक तो ये बात है, अगर ये कैसा भी हो, लेकिन फिर भी मैं सबको पुनः ये कहना चाहूँगा कि फॉलोअप कैंसर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को जाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि दोबारा हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि इन सब का इलाज पूरी अच्छी तरह से संभव है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आज आपने हेड नेक कैंसर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच लाइव आएंगे। अगर आपको भी ऐसे कोई सवाल डॉक्टरों से पूछने हैं कैंसर से लेके, तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर इनमें ट्रैवल की ये पहल आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी वजह से आप हमारा ये लाइव कार्यक्रम मिस करते हैं या फिर ये शो हमारा मिस करते हैं, तो आप हमारे इनमें ट्रैवल की यूट्यूब चैनल पे जाके आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं पूजा। एससीजी ग्रुप की सहायता से इनमें ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पेट सिटी इन हेड नेक कैंसर, और इस बारे में आज हमें सविस्तर मार्गदर्शन देने के लिए दो डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर यश माथुर और डॉक्टर सचिन गावड़े। सबसे पहले मैं दोनों डॉक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, फिर आज के चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर यश माथुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर यश माथुर जी जो है वो एससीजी कैंसर सेंटर मुंबई में प्रमुख हेड नेक कैंसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। डॉक्टर ने टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर मुंबई से ऑन्कोलॉजी और पुनर्निर्माण सर्जरी क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण किया है। आज दूसरे डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन गावड़े। उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने दर्शकों से करवाती हूँ। डॉक्टर सचिन गावड़े जी जो है वो एक न्यूक्लियर मेडिसिन और पेट सिटी विशेषज्ञ है। डॉक्टर को इस क्षेत्र का 10 साल से ज्यादा का अनुभव भी रह चुका है। डॉक्टर के पास 20,000 से अधिक पेट सिटी स्कैन की रिपोर्ट करने का ऐसा गहरा अनुभव भी है। ऐसे डॉक्टर यश और डॉक्टर सचिन आज हमारे साथ हैं। आज के चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, उनका हमारे शो में स्वागत करते हैं। डॉक्टर यश, डॉक्टर सचिन, दोनों का हेल्थ टॉक में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। जी, तो मैं डॉक्टर यश जी से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर यश को, पूरे शरीर का पेट स्कैन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए, फिर हम आगे जाते हैं। पेट स्कैन बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि आपके फुल बॉडी का एक स्कैनिंग करता है, और बॉडी में अगर कोई भी छुपा हुआ ट्यूमर है या कोई भी एक ऐसा जो स्प्रेड हुआ ट्यूमर का या भाग है, तो उसको जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, एंड इसके बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर सचिन जो है वो बता पाएंगे, बिकॉज ही डज होल बॉडी पेट स्कैन। जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, आप क्या बता सकते हैं, पेट सिटी स्कैन एक्चुअली में क्या होता है? सबसे पहले दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेट स्कैन, जैसे अभी डॉक्टर यश माथुर ने बताया कि ये एक फुल बॉडी टेस्ट है। अभी हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर थोड़ा और रोशनी डालना चाहूँगा। अभी कैंसर, हमें सबको पता है कि कैंसर जहाँ से भी पैदा होता है तो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो वहाँ से स्प्रेड होता है। तो नॉर्मली वो स्प्रेड होने के उसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन वो बॉडी के कोई भी पार्ट तक पहुँच सकता है, कोई भी हिस्से में पहुँच सकता है। तो हम
कैंसर के मरीजों में जब पेट सीटी स्कैन करते हैं तो उसे कहा जाता है होल बॉडी पेट सीटी स्कैन, ताकि कैंसर कहीं पे भी हो तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी पेट सीटी स्कैन ये क्या है? अब पेट सीटी स्कैन इट इज अ ड्यूअल इमेजिंग मोडालिटी है, दो इमेजिंग को एक साथ फ्यूज करके उसको एक कंबाइंड इमेजिंग बनाया जाता है, जिसके अंदर एक होता है पार्ट होता है पेट स्कैन और दूसरा पार्ट है सीटी स्कैन। पेट स्कैन के अंदर हम एक पेशेंट के बॉडी के अंदर हम एक इंजेक्शन डालते हैं जिसमें से कुछ किरण निकलती है, और वो किरण को हम कैमरा पे कैप्चर करते हैं, जिससे एक पेशेंट के बॉडी के अंदर जो भी जहां जहां पे भी कैंसर है वहां वो पार्ट को हाईलाइट होता है। और साथ में उसके साथ में ही सीटी स्कैन भी होता है, ताकि जब सीटी स्कैन बेसिकली जो है वो है एनाटॉमिक इमेजिंग और पेट स्कैन जो है वो है मेटाबॉलिक इमेजिंग और फिजियोलॉजिकल इमेजिंग। तो पेट स्कैन और सीटी स्कैन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेट स्कैन ये बताता है कि बीमारी कहाँ पे है और कहाँ पे एक्टिव है, और सीटी स्कैन बताता है कि जहां पे भी पेट स्कैन का मतलब जो जहां पे भी डिसीज एक्टिव है वो कौन से हिस्से में है बॉडी के। मान लीजिए बोन में है या लंग्स में है या लीवर में है, फॉर एग्जांपल। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर इमेजिंग मोडालिटी है कैंसर के लिए, जिसके अंदर हम हेड से लेके अपने जांघों के आधे हिस्से तक का पूरे बॉडी का स्कैन करते हैं, जिसे हम होल बॉडी स्कैन करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सचिन, जैसे आपने बताया कि पेट सीटी स्कैन और सीटी स्कैन किस प्रकार से होता है, पेट स्कैन किस प्रकार से किया जाता है और सीटी स्कैन किस प्रकार से होता है, मुझे आगे आपसे सवाल ये पूछना है। डॉक्टर यश से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि उपचार के पहले यदि किसी कैंसर पेशेंट को पता चलता है कि अभी उसका पेट स्कैन करना है, पेट सीटी स्कैन करना है, तो उपचार से पहले ये पेट सीटी स्कैन का महत्व क्या होता है, उसके उपचार में उसका कितना महत्व हो सकता है, इस बारे में क्या बताएंगे? डॉक्टर यश, आप क्या बताएंगे सबसे पहले? हेड एंड नेक कैंसर में अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के पहले पेट स्कैन का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर थोड़े एग्रेसिव कैंसर होते हैं, और ये कैंसर्स का अगर आप इंसिडेंस देखें कि अगर बॉडी में डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो हम बोलते हैं, डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब हेड एंड नेक रीजन का जो कैंसर है, अगर वो कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल के नीचे जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो इसको हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ऐसा हेड एंड नेक कैंसर जो कि इंसिडेंस जो कि शुरुआत में ही बॉडी के अन्य भागों में फैला हुआ है, इसकी जो तादाद है, इसका जो परसेंटेज है, वो हमारे देश में करीब करीब काफी कम है कंपेयर टू दूसरे टाइप के कैंसर जो कि आप सोच सकते हैं लिम्फोमास या और दूसरे टाइप के जो कैंसर होते हैं, जिसमें कि बॉडी में प्राइमरी साइट यानी जहां से कैंसर शुरू हुआ है वहां से स्प्रेड होने की जगह वो और भी दूसरे बॉडी के भाग में स्प्रेड हो जाता है। ऐसे कंपैरिजन में देखा जाएगा तो हेड एंड नेक कैंसर की जो है डिस्टेंट मेटास्टेसिस यानी बॉडी में स्प्रेड होने की क्षमता कम है स्टार्टिंग में। ये क्षमता जो है बेसिकली किस स्टेज पे कैंसर है और गले में कितना ऑलरेडी कैंसर स्प्रेड हो चुका है उस पे डिपेंड होता है। बेसिकली इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं नोडल बर्डन, कि लिम्फ नोड गले में गले की कितनी गांठों को ऑलरेडी कैंसर ने इन्वॉल्व कर लिया है, और ये कि कैंसर कौन सी स्टेज का है, प्राइमरी साइट जो है कैंसर का वो कौन सी स्टेज का है, इस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी में कहीं स्प्रेड हुआ है या नहीं। तो ऐसे एडवांस कैंसर्स जो कि क्लिनिकल और देखने के टाइम पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एडवांस स्टेज के हैं, ऐसे पेशेंट में पेट स्कैन जरूर करना चाहिए, ताकि ऐसे पेशेंट्स में हमें पता चल जाए कि ऑपरेशन के इलाज शुरू करने के पहले ही पेशेंट जो है उसके बॉडी में कहीं कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर बॉडी में कहीं कैंसर स्प्रेड हो चुका है कॉलर बोन के नीचे, क्लेविकल के नीचे, तो उसकी इलाज करने की जो हमारी मंशा है वही चेंज हो जाती है। यानी पहले हम क्यूरेटिव इंटेंट से इलाज करते हैं, बाद में हम पैलिएटिव इंटेंट से इलाज करते हैं। मतलब अगर बॉडी में स्प्रेड हो गया है तो आपका डिसीजन चेंज हो जाता है कि पेशेंट का इलाज उसको हम क्योर करने के लिए कर रहे हैं या उसको हम पैलिएशन दे रहे हैं,
मतलब कि हम उसको जो है एक तरीके का ट्रीटमेंट इस हिसाब से दे रहे हैं जिससे उसकी लाइफ सिर्फ प्रोलॉन्ग हो सकती है, पूरा जड़ से कैंसर नहीं निकल सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पेट स्कैन का, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प है पेट स्कैन से। दूसरा, प्री ट्रीटमेंट में हम ये भी पता कर सकते हैं सिंक्रोनस प्राइमरी, जो हम बोलते हैं कि बॉडी में या हेड एंड नेक रीजन में ही एक साथ एक से ज्यादा कैंसर संभावित जो है मिल सकते हैं। और ऐसे में कई बार होता है कि दोनों कैंसर जो कि साथ ही साथ प्रेजेंट है, उनमें से केवल एक कैंसर जो है पेशेंट को तकलीफ दे रहा है, और वो ही कैंसर जो है हमें पता है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मुंह के कैंसर के साथ में जो है वोकल कॉर्ड्स का या गले का कैंसर भी हो सकता है, जो कि एट प्रेजेंट विजिबल ना हो। तो इसमें पेट सिटी की भूमिका काफी अहम होती है, और उससे हमें जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और दोनों साइड के कैंसर का साथ ही में ट्रीटमेंट हो सकता है। ये है बात बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंस है पेट स्कैन। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है डॉक्टर यश, जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया था हमें कि पेट सीटी स्कैन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कि कहाँ तक फैला है और शरीर के कौन से हिस्से में ये कैंसर फैला हुआ है, इस बारे में हमें पेट सीटी स्कैन से पता लग सकता है। आगे जाके मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दूर तक फैले हुए कैंसर को अगर पता करना है हमें, तो ये पेट सीटी स्कैन जो होता है उसका इम्पोर्टेंट कितना होता है या उसका महत्व कितना होता है? डॉक्टर यश और डॉक्टर सचिन, आप दोनों इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं पहले हेड नेक जी कैंसर के बिल्कुल। बारे में बताऊंगा, फिर जी। डॉक्टर सचिन कैन टॉक अबाउट इट इन एंटायरिटी। तो हेड ओके। नेक कैंसर में जो है इंसिडेंस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट, इंसिडेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो करीब 8% के करीब जो है इंसिडेंस होता है कि पेशेंट के बॉडी में ऑलरेडी कहीं कैंसर स्प्रेड हो चुका होता है एडवांस स्टेज का, जो जी। कि काफी कम परसेंटेज है अगर हम कंपेयर करें दूसरे टाइप के कैंसर से, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या लिम्फोमास में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ होता है। तो ऐसे कंडीशन में पेट स्कैन जो है हमें पहले ही बता देता है कि ये इतना ज्यादा जो है स्प्रेड हो चुका है, और अगर डिस्टेंस स्प्रेड हो चुका है तो उस हिसाब से हम जो है पेशेंट का कीमोथेरेपी से स्टार्ट जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी नहीं करनी चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि हम कैंसर को जड़ से नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हेड एंड नेक कैंसर में जो है सबसे कॉमनली अगर कहीं कैंसर स्प्रेड होता है तो वो लंग्स में होता है, जिसमें की संभावना होती है करीब करीब 65%। उसके बाद में हड्डियों में 20 से 22% पेशेंट्स में कैंसर मिलता है, और सबसे कम अगर देखा जाए तो स्किन में और लिवर में उससे कम प्रतिशत में जो है कैंसर स्प्रेड होता है। तो ये सारी चीजें जो है हेड एंड नेक कैंसर के हिसाब से जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी फुल बॉडी, होल बॉडी एंड अदर मैलिग्नेंसीज के बारे में डॉक्टर सचिन विल बी एबल टू टेल अस मोर। जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, क्या बताना चाहोगे आप इस बारे में? अभी डॉक्टर यश ने जैसे बताया कि कैंसर अभी कैंसर है, वो फाइनली इट इज अ कैंसर, तो हम प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो अगर जब हमें पता नहीं होता है कि एडवांस स्टेजेस में अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है कि पेशेंट को ऑलरेडी काफी बड़ा बीमारी दिख रहा है, सो देन इन दैट केस द चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ऑलरेडी ये बीमारी और भी कहीं दूसरे बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड हो गई होगी। तो उसी टाइम पे पेट स्कैन का बहुत महत्व होता है पता करने के लिए कि कहीं ये बीमारी कहाँ, इतनी दूर तक गई है, कौन से बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, उसके साथ में कितने कोई जगह ऐसी है जो क्रिटिकल हो, जिसके लिए हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो वो सब हम चीज डिटेल में पेट सीटी स्कैन करके देख सकते हैं। साथ ही उससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कौन से टाइप की ट्रीटमेंट ऑफर करनी है। जैसे डॉक्टर यश ने कहा, अगर स्प्रेड हो गया है तो फिर पेशेंट को हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट को बीमारी सिर्फ कंट्रोल में रखने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डिसीज स्प्रेड नहीं हुआ है तो उसके लिए हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी जड़ से निकालने का तरीके से उसका इलाज करते हैं। तो पेट स्कैन हमें ये सब चीजों के लिए एक क्लैरिटी देता है। ठीक है,
जी बिल्कुल। डॉक्टर यश से मैं आगे ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे अभी डॉक्टर सचिन ने बताया कि थेरेपी के पहले हमें पेट स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट होता है करना, जो कि हमें कौन-सी थेरेपी करना है, ये बताना आसान हो जाता है। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि थेरेपी के पहले पेट स्कैन का जो महत्व है, वो क्या होता है? इस बारे में मुझे लगता है आपसे भी दर्शकों को थोड़ा मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या बताएँगे डॉक्टर यश आप? थेरेपी के पहले, कोई भी ट्रीटमेंट के पहले हुँ। और ट्रीटमेंट के बाद भी, दोनों में जी, ही पेट स्कैन जी। का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो ट्रीटमेंट के पहले जो है एक खास जो कंडीशन होती है जिसको हम हुँ, बोलते हैं अननोन प्राइमरी, मतलब ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कि पेशेंट के हुँ, हेड एंड नेक रीजन में ही गांठ दिख रही हुँ, है, हुँ, पर वो गांठ गले में दिख रही है और उसका प्राइमरी सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स हुँ, मतलब जहां से वो कैंसर शुरू हुआ है और हुँ, स्प्रेड हुँ, होके, जैसे कि हमें पिछले एपिसोड में पता है कि हेड नेक एरिया का कैंसर जो है, जो नाक में हो सकता है, मुंह में हो जी, सकता है, जी। ओरोफेरिंक्स गले में हो सकता है, वो स्प्रेड होके गले की लिम्फ नोड्स में यानी गांठों में हुँ, जाता है। हुँ, तो हुँ, उसका जो जब हमें सिर्फ गांठ दिख रही है, वो हुँ, लिम्फ नोड दिख रही है साइज में बड़ी, तो हुँ, हमें ये नहीं पता चलता कई बार कि इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ कैंसर कहाँ है, कौन से हुँ, एरिया से ये शुरुआत हुई है कैंसर की। हुँ, तो हुँ, इसमें पेट सिटी का बहुत अहम रोल आ जाता है, क्योंकि पेट सिटी जो है काफी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, और इसकी जो है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो काफी हाई है। तो हुँ, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू काफी हाई होने के वजह से अगर कहीं पे भी हमारे हुँ, एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी हुँ, मुंह हुँ, में या गले में कहीं हुँ, पे भी एक हल्का सा भी पिकअप आता है हुँ, उस मेडिसिन का जो कि हम देते हैं पेशेंट्स को हुँ, स्कैनिंग के हुँ, लिए, तो उससे हमें समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल साइट है और ट्यूमर की शुरुआत शायद यहीं से हुई है। तो इसमें तो बहुत छोटे-छोटे ट्यूमर होते हैं जो कि शायद हम जो है आँखों से या कोई और इन्वेस्टिगेशन से जो है हम आइडेंटिफ़ाई ना कर पाएँ, वो ट्यूमर भी जो छुपे हुए होते हैं, वो ट्यूमर्स को भी पकड़ने में जो है पेट स्कैन प्री ऑपरेटिव वर्कअप में हेल्प करता है, और प्री ऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि ये कैंसर का कौन सा प्राइमरी साइट है, मतलब ये हुँ, कैंसर कहाँ से शुरू हुआ है, ये नाक हुँ, में अंदर नेसोफेरिंक्स से शुरू हुआ है हुँ, या मुंह के अंदर से शुरू हुआ है, या ये मुंह की ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड से शुरू हुआ है। ये चीज को जो है हमें पकड़ के बताने में पेट स्कैन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट प्लानिंग में। जी, जैसे डॉक्टर यश अभी आपने बताया कि उपचार के पहले हो चाहे उपचार के बाद हो, दोनों में भी पेट स्कैन का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सचिन से मैं ये पूछना चाहूँगी, पेट स्कैन का महत्व जैसे अभी डॉक्टर यश ने हमें बताया कि उपचार के दौरान कैसा होता है, उपचार के बाद इसका महत्व कैसा होता है, इस बारे में डॉक्टर सचिन आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। डॉक्टर पेट स्कैन में जैसे हमने इलाज सॉरी जैसे हम कैंसर में इलाज कर देते हैं, हुँ, लेकिन कैंसर की हुँ, अर्ली स्टेज हो तो हम बोलते हैं कि उसको हुँ, ठीक हो गया करके। हुँ, हुँ, बट जब थोड़ा भी एडवांस स्टेज होती है, हुँ, जिसे हम बोलते हैं स्टेज 3 एंड हुँ, स्टेज 4, तो हुँ, उसके अंदर इलाज के बाद भी हुँ, बहुत हुँ, बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट हो जाती है, डिसीज कंट्रोल में आ जाती है, बाद में लगता है कि डिसीज पेशेंट पूरी तरह हुँ, ठीक हो गया है, हुँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुँ, टाइम के बाद, हो सकता है 6 महीने हो, 1 साल हो, पेशेंट की बीमारी फिर से आ जाती है। तो हुँ, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब बीमारी दोबारा आने वाली होती है, तो वो सिर्फ जहां पे आई उपजत हुई थी वहां पे नहीं आती है। यूजुअली हुँ, जब आती है तो वो दूर के क्षेत्रों में आती है, दूर के बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होती है, हुँ, जिसे हम डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं। हुँ, तो हुँ, इसीलिए जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो हुँ, हम लोग पेशेंट को जरूर बोलते हैं कि आप पेट सीटी हुँ, स्कैन हुँ, एटलीस्ट ईयरली तो जरूर करवाएं, हुँ, हुँ, ताकि ऐसा कभी भी अगर हुआ कि बीमारी दोबारा आ रही है तो हम जल्दी से जल्दी उसको पकड़ सके और हुँ, उसको टाइम पे इलाज कर सके, ताकि वो ज्यादा फैले नहीं। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, बहुत बार पेशेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं कि
अभी तो मेरा इलाज हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो एक एरिया है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कैंसर ठीक होने के बावजूद भी आपको, फिर मैं तो ऐसे कहूंगा कि सिर्फ एडवांस स्टेज ही नहीं, बट अगर अर्ली स्टेज कैंसर भी है तो भी आपको आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, क्लिनिशियन हैं, जो सर्जन हो या मेडिकल डॉक्टर्स हो, आपको उनके टच में रहना पड़ेगा। जैसे वो इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं फॉलो अप करिए, और एटलीस्ट ऑन एनुअल बेसिस, मतलब साल में एक बार तो भी आप पेट सीटी स्कैन जरूर कराएं, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 years। जब ये पीरियड होता है जब ज्यादा करके चांसेस होते हैं कैंसर वापस आने के। यूजुअली डॉक्टर यश कैन पुट लिटिल मोर हाईलाइट ऑन दिस, एक बार 5 साल चले जाते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि कैंसर अभी दोबारा आएगा, अनलेस कोई नया कैंसर आ जाता है। बट यही कैंसर दोबारा आने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। बट यस, इन द फर्स्ट 5 years रेगुलर फॉलोअप विद द डॉक्टर एंड एनुअली एक पेट सीटी स्कैन करवाना मैं कहूंगा मैंडेटरी होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर यश से मैं यही पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर सचिन ने अभी जैसे बताया कि जिसको कैंसर डिटेक्ट होता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके 5 साल बाद तक, मतलब उसके 5 साल तक उन्हें ये सब जांचें हैं वो करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो अर्ली स्टेज हो आपके कैंसर का या एडवांस स्टेज हो। इस बारे में मुझे लगता है डॉक्टर यश आपसे भी जानकारी बहुत जरूरी है। आप क्या देना चाहोगे दर्शकों को जानकारी? जैसे कि डॉक्टर सचिन ने बताया कि कैंसर वापस आ सकता है। जी जी। तो इसके लिए जो है हर साल हमें एक एनुअल पेट सीटी रूटीनली करवाना चाहिए। तो इसमें क्या है, मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू कैच द रिकरेंस अर्ली। मतलब हमें जो अगर कैंसर वापस आया है तो उसको जल्दी से जल्दी, जब वो छोटा सा है साइज में, उसको पकड़ लें। सर्वेलेंस पे पेशेंट को रखा जाता है इसीलिए क्योंकि चांसेस जो कैंसर के वापस आने के हैं वो इनिशियल पीरियड में ही ज्यादा होते हैं, और जो टाइप के कैंसर एग्रेसिव होते हैं वो टाइप के कैंसर में बहुत ज्यादा चांस होता है कि पहले 2 साल में ही कैंसर वापस आ जाए। इसीलिए पहले 2 साल में पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे आने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली बोला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो है फॉलोअप ड्यूरेशन भी बढ़ाया जाता है, और फॉलोअप पे इन्वेस्टिगेशंस जो है वो भी थोड़े कम किए जाते हैं। तो और ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें पेट स्कैन की एक और इम्पोर्टेंट चीज जो जाननी है वो ये है कि रिस्पॉन्स असेसमेंट स्कैन होता है पेट स्कैन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे कैंसर में। रिस्पॉन्स असेसमेंट मतलब कि अगर हमने किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कीमो रेडिएशन से किया है तो कीमो रेडिएशन खत्म होने के बाद कि पेशेंट की पूरी बीमारी को जो है हम कीमो रेडिएशन दे के जड़ से खत्म कर पाए हैं या रेडिएशन सिर्फ दे के जड़ से खत्म कर पाए हैं, तो उस चीज को जो है हमें अगर असेस करना है तो हम उसको असेस करने के लिए वापस से सर्जरी करके या बायोप्सी करके उसको नहीं असेस कर सकते हर बार। तो उसको पहले हम जो है एक पेट स्कैन करके देखते हैं, स्क्रीन करते हैं कि रिस्पॉन्स कितना आया है, और अगर 8 से 12 हफ्ते के बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के अगर पेट स्कैन में कोई वैल्यू, मतलब कोई अपटेक नहीं आया है, मेडिसिन का कुछ ऐसा जो है ऐसा नहीं महसूस होता कि कोई बीमारी बच गई है, तो इसका मतलब कि हमें जो है एक इन्वेजिव प्रोसीजर यानी बायोप्सी या एक स्कोपी करने की जरूरत नहीं है। इससे जो है हमारा एक जो है पेट स्कैन से एक इन्वेस्टिगेशन, एक बायोप्सी या कुछ और करने का जो है वो जरूरत कम होती है। तो रिस्पॉन्स असेसमेंट के लिए भी जो है एडवांस ट्यूमर में पेट स्कैन जो है बहुत फायदेमंद चीज है, और लोगों को जो है ये करवाना चाहिए रेगुलरली। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं पेट स्कैन और सिटी स्कैन की, तो इसी बारे में मैं डॉक्टर सचिन से आगे ये पूछना चाहूंगी कि इसकी तैयारी जो है और इसके प्रोटोकॉल के बारे में अगर हमें जानना है तो आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। प्रोटोकॉल काफी सिंपल है पेट सीटी स्कैन का। पेशेंट को हम मिनिमम 4 आवर्स फास्टिंग करके बुलाते हैं। अगर मैं प्रोटोकॉल 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक है जो पेशेंट जो डायबिटीज नहीं है जिनको, और जिनको डायबिटीज है, क्योंकि पेट स्कैन में जो हम
जो दवाई यूज करते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली अ मेडिसिन, इट इज अ रेडियो आइसोटोप, मतलब किरण निकलने वाली एक मेडिसिन होती है, लिक्विड होता है जो कलरलेस होता है। तो वो जो हम यूज करते हैं कलरलेस किरण निकलने वाला दवाई, मेडिसिन, लिक्विड, तो वो एक ग्लूकोज एनालॉग होता है, जिसे हम अगर सिंपल भाषा में लेमैन टर्म्स में बात करें तो मैं कहूंगा रेडियो एक्टिव शुगर। ठीक है, तो जब हम डायबिटीज पेशेंट को प्रोटोकॉल प्री प्रिपरेशन के लिए बोलते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी जो ये जो पेट स्कैन होता है ये अर्ली मॉर्निंग हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके लिए फास्टिंग लगता है। अब डायबिटीज पेशेंट्स में क्या होता है, वो डायबिटीज मेडिसिन लेते होते हैं, तो हम उनको प्रिफर करते हैं कि आप नाइट 12 बजे से पहले जो डिनर आप ले रहे हो प्रायर नाइट को, वो आप लीजिए, आपके सारे मेडिसिन लीजिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन आपका स्कैन होने वाला है, पेशेंट को मॉर्निंग में खाली पेट रखिए, आप उनको कुछ भी खाने पीने मत दीजिए, सादे पानी, प्लेन वाटर के अलावा। उनको डायबिटीज की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी है, या इंसुलिन अगर इंजेक्शन चालू है तो भी नहीं देना है, और उनको डायरेक्टली मॉर्निंग में जो भी टाइम आपका शेड्यूल्ड है वहाँ उस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। इसके अलावा आपका जो भी मतलब फास्टिंग को छोड़ के आपको और कोई वैसे खास प्रिपरेशन नहीं होती। ये हो गया प्रिपरेशन अगर कोई पेशेंट घर से आ रहा है। अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है तो हम इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके एडिशन करते हैं कि कोई उनको डेक्स्ट्रोज सलाइन, जो ग्लूकोज वाली सलाइन होती है, वो भी अवॉइड करे ताकि उनका शुगर शूट अप नहीं हो। ठीक है, बाकी का प्रोटोकॉल सेम रहता है। अभी कमिंग टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको डायबिटीज नहीं है, उनके लिए तो और भी आसान है। हम सिर्फ 4 घंटा फास्टिंग लेके बुलाते हैं उनको, और बाकी की जो प्रिपरेशन है वो वही रहेगी कि वो 4 घंटों में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ सादा पानी आप पी सकते हैं, और आपको एक ब्लड टेस्ट करनी होती है जिसे बोलते हैं सीरम क्रिएटिनिन, क्यों उनका किडनी का फंक्शन चेक करने के लिए, ताकि हम एक फुल फ्लेजेड पेट सीटी स्टडी कर सकते हैं। ये एक इन जनरल प्रिपरेशन है। इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। यस, प्रेग्नेंट वुमन में हम ये टेस्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें ये टेस्ट में किरण निकलती है, सीटी स्कैन में अलग से बाहर से एक्स्ट्रा किरण जाती है बॉडी के अंदर, तो हम अवॉइड करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमन को ये टेस्ट अवॉइड करे। वी हैव टू जज द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, बट इन जनरल प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम ये पेट स्कैन अवॉइड करते हैं। अभी और भी इसमें मॉडिफिकेशंस होती है। अगर कोई लेडी ने किसी बच्चे को अभी रिसेंटली जन्म दिया है जो लैक्टेटिंग हो, तो उसके अंदर भी हम बोलते हैं कि आप लैक्टेटिंग फीमेल अगर होगी तो आप आपके बच्चे को स्कैन होने के तुरंत बाद फीडिंग मत करिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत रेडिएशन का असर होता है। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप टेस्ट का आने के पहले आप पेशेंट बच्चे को आपके फीड कराइए, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके आप घर में फ्रिज में रख सकते हैं, और अगले 12 घंटे तक आप वो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को अगले 12 घंटे तक ना करनी पड़े। उसके बाद आप आपके बच्चे को नॉर्मल जैसे आप नर्स करती हैं, लैक्टेशन देती हैं, वो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तो सचिन, डॉक्टर सचिन हो गया पहले कैसे खबरदारी है, पहले के प्रोटोकॉल के बाद जो मतलब पेट सिटी होता है उसके बाद के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, या पेशेंट को कैसी खबरदारी बरतनी जरूरी होती है, इस बारे में क्या बताएंगे आप? पेट स्कैन वैसे जो हम दवाई जो देते हैं पेशेंट को, वो उससे कोई एडिशनल रेडिएशन बर्डन उनके घर वालों को नहीं होता है, प्रोवाइडेड अगर वो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं, जैसे कि घर जाने के बाद अगर वो जो घर के जो रिलेटिव्स हैं उनसे 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखे, दूरी बनाए रखे, छोटे बच्चे जो रहेंगे, टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स हैं, उनको अपनी गोदी में नहीं खिलाए, तो ये रिस्ट्रिक्शंस उनको लगभग 10 से 12 घंटे घर जाके भी फॉलो करनी है। साथ में उनको काफी ज्यादा लिक्विड पीना होता है और बार बार यूरिनेशन करना पड़ेगा, ताकि उनके जो ये दवाई हम देते हैं वो यूरिन से बाहर निकलती है, ताकि वो जो यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब पेशाब की थैली है, उसमें ज्यादा देर नहीं रहे और पेशाब की थैली को रेडिएशन ज्यादा नहीं लगे करके मैं उनके यही कहूंगा कि घर जाने के बाद भी आप ज्यादा पानी पीजिए और बार बार यूरिन पास करिए, ताकि ये रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा।
उसके अलावा और कोई ऐसे एडेड प्रिकॉशन या आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर यश से ये पूछना चाहूंगी कि कोई भी चीज करने से पहले कोई भी पेशेंट ये सोचता है कि ये ट्रीटमेंट तो मैंने कर लिया, पेट सीटी तो मैंने कर लिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट मुझे क्या भुगतने पड़ेंगे आगे जाके या फिर उसके बाद। तो इस साइड इफेक्ट के बारे में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? डॉक्टर सचिन से भी मेरा सेम सवाल है। पहले डॉक्टर यश आप बताइए। पेट स्कैन के एज सच जो है कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या रिएक्शंस जो है कोई ऐसा बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट I think Dr. Sachin will be in better position since he has more experience about dealing with PET scan. जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन क्या बताएंगे? देखिए पेट स्कैन का मैंने जैसे बताया, इसका एज सच कोई बॉडी के ऊपर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका, एक्सेप्ट ये बॉडी जो उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो उसकी दवाई की जिसमें से किरण निकलती है, उसके अलावा थोड़ा सा रेडिएशन एक्सपोजर हर पेशेंट को होगा जब वो स्कैन करने जाते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यस, लेकिन जब हम पेट स्कैन के साथ में जब हम सीटी स्कैन का भी कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, जो वो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा किडनी के ऊपर टॉक्सिक होता है, तो हमें सीरम क्रिएटिनिन का जो ब्लड रिपोर्ट होता है वो एक मैंडेटरी होता है, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट का किडनी फंक्शन अच्छा है कि नहीं, ताकि उसकी बॉडी में से जो हमने दवाई दी है, भले वो पेट स्कैन की रेडिएशन वाली हो या सीटी स्कैन की कॉन्ट्रास्ट हो, वो बॉडी में से जितने जल्दी हो सके जैसे ही टेस्ट खत्म हो बाहर निकल जानी चाहिए। तो वो एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है सीटी स्कैन जब हम करते हैं विद कॉन्ट्रास्ट। पेट स्कैन के साथ में मैंने जैसे बताया था आपको, पेट स्कैन और ये दो अलग अलग टेस्ट है जिन्हें हम एक साथ यूज करते हैं। तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट यूज होता है उसके लिए किडनी का फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन का ब्लड रिपोर्ट करके जज करते हैं। दैट्स इट। बाकी और कोई एज सच कोई साइड इफेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन जो मैंने आपको बताया वो है प्रेगनेंसी, जिसके अंदर हम पेट सीटी स्कैन को अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करना चाहिए, बट वही होता है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट करने के बाद। जी बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे आज हमने बात की कि पेट और सीटी स्कैन इन हेड नेक कैंसर में किस प्रकार से किया जाता है और उसका फॉलो अप होना कितना जरूरी होता है, और प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं करती हैं, उनके लिए ये नहीं करते हम, इसके बारे में भी आपने हमें बहुत अच्छी मार्गदर्शन किया। इसलिए डॉक्टर यश और डॉक्टर सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच आपसे मिलेंगे। अगर आपको भी कैंसर से लेके कोई सवाल हमारे डॉक्टरों से पूछने हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको इनमें ट्रैवल की ये पहल पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप किसी भी वजह से हमारा ये कार्यक्रम देखना मिस करते हो तो हमारे इनमें ट्रैवल के फेसबुक पेज पे आप फिर से एक बार इस कार्यक्रम को देख सकते हो, या फिर इनमें ट्रैवल के यूट्यूब चैनल पर आप इन कार्यक्रम को फिर से एक बार देख सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।